के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डील विद सॉलिड स्टेट। अभी मैं सोच रहा था कि जो अपना 12th क्लास का सिलेबस है उसको भी डील कर लिया जाए, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर ग्लोबल पेंडेमिक काफ़ी नुकसान हुआ है बच्चों का। तो दिस इज़ माय इनिशिएटिव फॉर द 12th क्लास बोर्ड एग्जाम्स। और इसमें आईआईटी जेईई और नीट का ट्यूटोरियल्स या क्वेश्चंस को नहीं रखेंगे, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर में प्रिपेयर कर लूँगा। अभी के लिए हम केवल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके टॉपिक्स, उनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट। ठीक है, चलो देखो, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। और जो सीबीएसई 12th क्लास और स्टेट वाला टॉपिक है आपका, ये इसमें से क्वेश्चंस जनरली आता ही है, हमेशा पूछा जाता है पेपर में। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। यस, ओके। तो अभी आप ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे। माय फर्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड्स। ओके, जो आप का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड। सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। और आने वाले जो एग्जाम्स हैं में जो क्वेश्चंस अभी आए हैं प्रीवियस ईयर में, पहले उसको देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस की, उसको भी डील करेंगे। ठीक है, देखो, जब आप सॉलिड्स की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो जो मैटर की एक स्टेट होती है, ठीक है, सॉलिड इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर। जनरली 3 स्टेट होती है, गैस है, आपका लिक्विड है, एंड थर्ड वन इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, 2 स्टेट और होती है बट इट इज बियॉन्ड आवर स्कोप, जिसमें से एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और एक आपकी होती है प्लाज्मा। ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे कभी, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आराम से पीएचडी करते रहना उस पर। तो दिस इज 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ये दोनों स्टेट ऐसी हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी। 11th क्लास का स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर है, उसमें आपने डील कर लिया होगा इनको। ठीक है, अपने को आज डील करना है सॉलिड स्टेट के बारे में। दिस इज द टॉपिक विच वी नीड टू डिस्कस और विच वी नीड टू डील हियर। ओके, तो करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कौन कौन सी बेसिक फंडामेंटल वो प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे सॉलिड को कैटेगराइज किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है। जिसमें पहला जो चीज आती है वो है कि जो सॉलिड्स की शेप होती है वो आपकी शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। ठीक है, शेप एंड वॉल्यूम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी आपके पास अपना टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी होगी, वहां से आप देख सकते हैं। शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स्ड फॉर द सॉलिड्स। सेकेंड टॉपिक की अगर मैं सेकेंड इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा, तो सेकेंड है आपका कि ये बहुत ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है ना, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते आप फर्दर, है ना, तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो थर्ड प्रॉपर्टी इनकी है कि इनकी जो रैंडमनेस है, एंट्रोपी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो रैंडमनेस और एंट्रोपी ये मिनिमम होती है। अब मिनिमम का क्या मतलब, मिनिमम एज कंपेयर्ड की बात कर रहे हैं ना, मिनिमम कंपेरेटिवली विद गैस एंड लिक्विड, उसके कंपैरिजन में। कि मिनिमम इज नॉट ए सिंगल वर्ड, है ना, इसको कंपेरेटिवली आप बोलोगे हमेशा। तो इफ यू आर कंपेयरिंग दिस थिंग विद गैस एंड लिक्विड, दैट इज रैंडमनेस, एंट्रोपी, एस जिसको डिनोट करते थे, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो उनके दोनों कंपैरिजन में इसकी रैंडमनेस कम होती है जो आपके सॉलिड्स है। ठीक है, अगर मैं इसके तीसरी स्टेट की बात करूं तो बेटा जी, जो इनकी शेप एंड वॉल्यूम फिक्स हो गया, इनकम्प्रेसिबल हो गया, रैंडमनेस और एंट्रोपी इनकी मिनिमम हो गई। और आपका एक जो लास्ट में कह सकता हूँ बट नॉट द लीस्ट, उसमें ये आ जाता है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। देखो, ये वाला पॉइंट आप फिक्स्ड शेप में भी इंक्लूड कर सकते हो, बट इसको मैंने सेपरेटली लिखा है क्योंकि एटम्स के अरेंजमेंट को आगे पूरा का पूरा पढ़ना है ना। जिन बच्चों ने पहले स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और आपका एज सेंटर्ड क्या होते हैं, एंड सेंटर्ड क्या होते हैं, आपके बॉडी, आपका प्रीमिटिव यूनिट सेल्स क्या होती है, तो उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात करी जाती है। ठीक है, तो दिस इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड्स, जिसमें आपका आ गया शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में लिखना है आपको। ठीक है, याद होनी चाहिए चीजें आपको। सेकंड आता है जिसमें इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और तीसरा आ गया रैंडमनेस और एंट्रोपी, जो होती है इनकी मिनिमम होती है इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद गैस एंड लिक्विड। और चौथा पॉइंट आ गया सॉलिड्स हैव फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का वो आपका क्या होता है यहाँ पर फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आप ध्यान से रखेंगे। अच्छा, एक चीज और आप इसमें लिख सकते हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होते हैं। ठीक है, तभी तो उनकी फिक्स शेप होती है। यू कैन से कि इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दीज आर वेरी हाई। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस
आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हाई कह लो, स्ट्रॉन्ग कह लो, स्ट्रॉन्ग विल बी मोर बेटर। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब अगर आप सेकंड बात करोगे तो वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। दो टाइप के सॉलिड्स आपके सिलेबस में जनरली आते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ 12th क्लास के अपने, वो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमorphous सॉलिड्स, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। बहुत बार पूछा हुआ, यू कैन इजीली लुक एट योर एग्जाम्स के कहाँ से आता है, तो प्रिसाइजली आपको याद होना चाहिए और आपको अच्छे से उसको लिखना आना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा भी आपको नहीं लिखना है। कोई भी टॉपिक अगर आपको आ गया तो ऐसा नहीं लिखते चले जाना है, बहुत एक एक लाइन, दो दो लाइन में आप चीजों के पॉइंट्स को डिस्कस करोगे, ठीक है। तो पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको एक मोटी मोटी बात पहले बिहेवियर की बता दूं। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड तुम्हारे दिमाग में आ जाए, हमेशा आयरन को दिमाग में रखना कि जो आयरन का जो क्रिस्टल, लोहे का जो क्रिस्टल होता है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और जैसे ही अमorphous सॉलिड की बात आए तो आपको तुरंत अपने दिमाग में रबर, जो आपका इरेजर होता है ना, इरेजर, उसको दिमाग में रखना, वो एक टाइप का अमorphous सॉलिड्स है। लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर एज वेल, लेकिन दो चीजें आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, दिमाग में एक फिगर आउट करने के लिए कि हाँ भाई अमorphous मतलब रबर हो गया और क्रिस्टलाइन मतलब आपका आयरन हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे क्या इनमें मेन डिफरेंस है। तो पहला है आपका डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो आपका ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है ना। इसमें जो इनकी शेप की मैं बात करूंगा तो वो होती है आपकी डेफिनेट शेप, ठीक है। डेफिनेट शेप एंड यू कैन से डेफिनेट एंड रेगुलर शेप, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। डेफिनेट एंड रेगुलर शेप होती है। अगर आप अमorphous की बात करोगे तो दीज सॉलिड्स हैव इरेगुलर शेप, मतलब इनकी इरेगुलर शेप्स होती हैं, रेगुलर शेप इनकी नहीं होती हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका आता है यहाँ पर कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है किसका, अभी बना के दिखाऊंगा मैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स, कुछ भी लिख सकते हैं। जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं उनके बीच में जो ऑर्डर पाया जाता है अट्रैक्शन का, वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर भैया जी अमorphous की बात करोगे तो ये होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब अट्रैक्शन का ऑर्डर बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है, थोड़े समय बाद वो डिसरप्ट हो जाता है या इरेगुलर वे में आ जाता है, ठीक है। ये अगला जो पॉइंट इसका है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, वो ये है इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनके होते हैं बेटा जी। यहाँ पर आपको मिलती है रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा। रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की आपकी एक रेंज यहाँ पर पाई जाती है। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करोगे तो शार्प हीट ऑफ फ्यूजन होती है। हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू होगी वो एक शार्प वैल्यू होती है, एक डेफिनेट वैल्यू होती है, ठीक है। शार्प एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हो। और यहाँ पर फ्यूजन की भी क्या मिलेगी आपको, रेंज ऑफ डेल्टा एच फ्यूजन, ये ठीक है। ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है बेटा जी कि एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, ठीक है। तो ये तो एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। और भैया जी ये होते हैं आपका आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। देखो बुक में सारी चीजें लिखी होती हैं, आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, आप स्कूल्स में भी जाके पढ़ते हो, आप ट्यूशन में भी पढ़ते हो, कोचिंग में भी, हर चीज लिखी हुई है, लेकिन उसको याद करना बहुत जरूरी है। तो अमorphous रबर के हिसाब से आप ध्यान रखोगे। डेफिनेट एंड रेगुलर शेप होती है, रेगुलर शेप होती है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ऑल दैट हमेशा ध्यान रखना। एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं, लेट्स सपोज ये एक पार्टिकल है, दूसरा एक पार्टिकल है, तीसरा एक पार्टिकल है, चौथा है। अगर ये इस टाइप का जो एक ऑर्डर बना हुआ है, एक एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो बेटा, आप देख पा रहे होंगे सारे जो आइटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं वो भी आइडेंटिकल बॉन्ड्स दिख रहे हैं। तो ये यू कैन से कि एक टाइप का आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बना रहा है। जबकि अगर आप इसकी बात करेंगे, लेट्स सपोज ये यहाँ पर है, फिर अगला ही आपका यहाँ पर है, अगला फिर यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, फिर एक आपका यहाँ पर है, ऐसे आपका फिर यहाँ पर आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। तो ये जो आपको एक इरेगुलर ऑर्डर दिख रहा है ना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द अमorphous सॉलिड्स। ये आपका अमorphous सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया, जबकि इधर वाला जो आपका है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार कि आपके क्या क्या सॉलिड्स होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा जी, और आपका क्रिस्टलाइन और अमorphous में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ना। एनाइसोट्रॉपी का मतलब समझना,
एनाइसोट्रॉपी का मतलब है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर आप रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में चलोगे तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती हैं, ठीक है। जबकि आइसोट्रॉपी का मतलब है, देखो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आइसोट्रॉपी तो क्रिस्टलाइन के अंदर होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आइसोट्रॉपी आपकी इनके अंदर पाई जाती है, क्योंकि रैंडमली अगर आप कहीं पर भी मूवमेंट करते हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सिमिलरिटी पाई जाती है वो अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में आप मूवमेंट करोगे तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मिल जाती है, ठीक है। मैं सारी चीज खुद बोर्ड पे लिख रहा हूँ सो दैट कि मेरा पेन चले तो आपका दिमाग साथ साथ चले, अदरवाइज स्लाइड्स को टाइप करना मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं तुरंत टाइप करके भी लिख सकता हूँ, लेकिन यही एक बार टाइप्ड तो सारी बुक्स आपकी होती हैं यार, सारा मटेरियल आपको टाइप ही मिलता है। बोर्ड पे आपको आदत होनी चाहिए पढ़ने की, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा भी लगता है जब आप बोर्ड के पेन के साथ चलते हो, जो जब लिख रहे होते हैं, टीचर लिख रहा होता है तो आपका दिमाग भी साथ साथ चलता है, इसलिए मैंने ये वाला आइडिया फॉलो किया। बट अगर फिर भी आपको सही ना लगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा, उसी के हिसाब से फिर प्लान करेंगे आगे, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एक स्लाइड मैंने ली है एनसीईआरटी से, जो आपके टाइप्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, कौन कौन से टाइप्स आपके हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप है बेटा जी, कौन कौन, पहला है मोलिकुलर सॉलिड्स, दूसरा है बेटा जी आयोनिक सॉलिड्स, तीसरा है बेटा जी मेटेलिक, एंड चौथा है आपका कोवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड है, वो भी मैं आपको सब सारे के सारे कराऊंगा। फिर सॉलिड स्टेट एक बार पढ़ने के बाद जो भी इसके एस्पेक्ट आईआईटी जेईई नीट वाले होंगे वो भी मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा, ठीक है। Just stay tuned with us. If you really feel this particular lecture helpful for you, तो please share and subscribe this, ठीक है, so that आपको upcoming videos भी मिलते रहें, क्योंकि मैं I'm gonna give you all the syllabus of CBSE, okay, so that आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो मोलिकुलर सॉलिड्स की मैं बात करूंगा तो पहले होते हैं आपके नॉन पोलर, मोलिकुलर में ऑब्वियस सी बात है डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस से बंधे होते हैं, जैसे कि आर्गन गैस हो गया, CCl4 हो गया, H2 हो गया, A2 हो गया, है ना, ये नॉन पोलर हो गया, आप बेटर तरीके से जानते हो। पोलर आपने पढ़े हैं, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, वो सब्सटेंसेस आपके पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जैसे कि, और ये इनके अंदर होता है डाइपोल डाइपोल, बेटा ये जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पर तो लंडन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस क्या होते हैं प्लीज समझना, लंडन फोर्सेस आपके क्या होते हैं, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जर फोर्सेस, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, समझना ये आपके क्या होते हैं, ठीक है। ये आपके होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आपका मोमेंटेरिली जनरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, ठीक है, मोमेंटेरिली, मोमेंटेरिली जनरेशन ऑफ चार्ज, मोमेंटेरिली जनरेशन ऑफ चार्ज, जिसकी वजह से आपका क्या लगता है, कुछ मोमेंट्स के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको लंडन फोर्सेस कहा जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा एक काम करता है, ठीक है। अगली है आपका आयोनिक सॉलिड्स। अच्छा, अभी हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा, इजीली आप जानते हो बेटा जी, H2O हो गया, आइस हो गया, आइस के फॉर्म में हो या आपका, क्योंकि सॉलिड की बात करने तो इसलिए H2 आइस लिखा हुआ है, आप सोचो कि वाटर होता है, यस डेफिनेटली लिक्विड स्टेट में होता है, बट क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड स्टेट चैप्टर, तो वाटर को आइस बनाया हुआ है, मतलब सॉलिड स्टेट में लिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि आयोनिक सॉलिड्स, आपकी स्लाइड आपको दिख रही होगी सामने, आयोनिक सॉलिड्स आपके क्या हैं, आयोनिक सॉलिड्स आपके हैं बेटा जी जिनमें आयंस आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, सब लिखा है ऊपर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, NaCl हो गया, MgO हो गया, ZnS हो गया, CF2 इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड्स की अगर आप बात करेंगे तो जनरली पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, जैसे कि आयरन का एक क्रिस्टल ले लो, कॉपर का ले लो, ओरम गोल्ड का ले लो, ठीक है ना, आप किसी भी अदर मेटल सोडियम का ले लो, ये सारे के सारे क्या हैं आपके मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, या मेटेलिक सॉलिड्स हैं। लास्ट वन इज कोवेलेंट, जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसमें आपका SiO2 हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, आपने 11th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा, कार्बन हो गया, कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है बेटा जी, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड एंड कार्बन बकमिस्टर फुलेट। कार्बन ग्रेफाइट एक ऐसा होता है
जो कि आपका कंडक्टर तो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ये होता है, और आपका नॉन मेटल होने के बावजूद भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं एक चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा अपनी तरफ से, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना जो भी आपको बेटर लगे। तो मैं एक चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा बेटा जी, वो ये है कि जो आपके आयोनिक सॉलिड्स हैं, ये वाले जो हैं, जो आपके मॉलिक्यूलर हैं, ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आयोनिक हैं ये कंडक्टर होते हैं बेटा जी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, या तो मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं होते, नॉट इन सॉलिड स्टेट। ध्यान से सुनना, आयोनिक सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आयंस या तो एक्वस स्टेट में बनते हैं या मोल्टन स्टेट में बनते हैं, ठीक है, समझ गया। यस, कंडक्टर होते हैं भैया जी सॉलिड स्टेट में भी, आप जानते हो, जो आयरन होता है, गोल्ड, आपका एल्यूमिनियम होता है, आपने देखा होगा वायरिंग होती हुई रहती है, तो वो थोड़ी ना आपका लिक्विड एक्वस में होता है, ठीक है। तो ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हाँ जी भैया जी, नॉन कंडक्टर होते हैं ये वाले भी, जो आपके कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्ट कार्बन ग्रेफाइट। एक्सेप्ट कार्बन की जो ग्रेफाइट फॉर्म होती है, बहुत अच्छा कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। रीजन उसका सिर्फ इतना सा है, क्योंकि उसके पास उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है बेटा जी, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो लेयर्स के बीच में, जो कि वंडरवॉल फोर्सेस से बंधी रहती है, उसके उन लेयर्स के बीच में उस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहता है, ठीक है ना, उसका मूवमेंट होता रहता है, इसलिए वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप देखना चाहते हो उसका स्ट्रक्चर, तो 11th क्लास का जो आपका पी ब्लॉक वाला चैप्टर है, पी ब्लॉक में आपका जो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन की दी हुई है, उसमें ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया कि सॉलिड्स क्या हैं, सॉलिड्स के टाइप्स क्या हैं, बेसिकली अमरफस क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन भी हम देख चुके हैं, एग्जाम में आएगा लगा देना। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टल लैटिस क्या है, लैटिस पॉइंट क्या है, यूनिट सेल क्या है। बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, समझना बेटा जी। जनरली आपके पास एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, जिसके अंदर ये 3 पार्ट्स होते हैं, 3 लाइंस होती हैं, इसको आप एक्स एक्सिस कह सकते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ ये वाले एंगल को मैं अल्फा कह सकता हूँ, ये वाले एंगल को मैं बीटा कह सकता हूँ, ये वाले एंगल को मैं गामा कह सकता हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो लेंथ है वो ए हो गई, वाई एक्सिस पे जो लेंथ है वो बी हो गई, और जेड एक्सिस पे जो लेंथ है वो आपकी सी हो गई, ठीक है, समझना। द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट, smallest 3 dimensional part by repetition of which all types of crystals are formed is known as unit cell. smallest 3 dimensional unit जो आपकी होती है, smallest 3 dimensional unit जो आपकी होती है by repetition, REPEA, repetition, by repetition of which all the solids are formed, ठीक है, इस टर्म्ड एज यूनिट सेल। उसको क्या बोल देते हो आप? टर्म्ड एज यूनिट सेल, उसको यूनिट सेल बोल देते हो, ठीक है। अब बेटा जी क्या होगा, सारे के सारे सॉलिड इस यूनिट सेल के रिपीटिशन से ही बनेंगे। कैसे बनेंगे, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी एक क्यूब की, जो कि एक 3 डायमेंशनल यूनिट सेल होती है, तो अगर मैं क्यूब की बात करूंगा तो दिस इज क्यूब, यस दिस इज। अगर बेटा आप ध्यान से इस क्यूब का कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे, कोई भी पॉइंट आप ले लो इस क्यूब का, लेट सपोज आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखोगे इस पॉइंट पे 3 एक्सिस हैं, तो ये वाला एक्सिस तो कौन सा हो गया, यहाँ से इधर की तरफ, अगर ये एक्स है तो इधर की तरफ -x हो गया, ठीक है। बेटा जी अगर ऊपर वाला y है तो नीचे की तरफ आपका क्या हो गया, -y हो गया, और ये आपका z हो गया।
तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -x -y -z, सिंपल z, नॉट -z। इसके बात करोगे तो ये तो सिंपल यूनिट सेल है ही, देखो x y एंड z, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x y z। चलो इसकी बात कर लो, इसके कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो -x y एंड z। बेटा आपको एक बात फील आसानी से हो रही होगी कि किसी भी पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो दिस इज द क्यूबिक शेल, जो कि एक 3 डायमेंशनल सेल है। तो ये एक्स वाई जेड वाले स्मॉलेस्ट यूनिट सेल का रिपीटेशन है, उसी के रिपीटेशन से आपका क्या बनाया गया, क्यूब बनाया गया। समझ गए आप? तो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल सेल जो होती है वो आपकी यूनिट सेल कहलाती है, जिससे कोई भी क्रिस्टल बनता है। ठीक है, क्रिस्टल का मतलब कोई भी 3 डायमेंशनल सेल बनती है। अब 3 डायमेंशनल सेल पर कोई भी पॉइंट जो आपका होगा वो एक लैटिस पॉइंट कहलाता है। आप 3 डायमेंशनल सेल पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो वो एक लैटिस पॉइंट कहलाएगा। उस लैटिस पॉइंट पर हमेशा एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। तो एनी पॉइंट ऑन द क्रिस्टल लैटिस। अब दोबारा सुनो, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट सेल होती है। 3 डायमेंशनल स्मॉलेस्ट सेल जिसके रिपीटेशन से सारे सॉलिड बनते हैं यूनिट सेल कहलाती है। जब रिपीटेशन से यूनिट सेल बन जाती है, 3 डायमेंशनल सेल बन जाती है, तो उसको क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। क्रिस्टल लैटिस पर कोई भी रैंडम पॉइंट अगर आप ले लोगे तो उसको लैटिस पॉइंट कहा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस और आपका ये जो लैटिस पॉइंट है। ठीक है, ये भी आप भली बात ही समझ गए होंगे। ओके, समझ गए? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हमारे यहाँ जो सिलेबस में एक्चुअल में है वो है क्यूबिक यूनिट सेल। हमारे यहाँ जो सिलेबस में है बेटा जी वो है क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल की अगर आप बात करोगे तो क्यूबिक यूनिट सेल में भी क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल में आपका होता है 2 तरह की यूनिट सेल्स होती हैं। एक तो होती है प्रिमिटिव, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा होता है बेटा जी सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी वाली होती हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होती हैं इन विच एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, है ना। इसमें क्या होता है, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। क्यूब के कॉर्नर्स पे केवल एटम प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर। अगर आप सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे तो एटम्स आर प्रेजेंट at corners and at center of the cube or center of the face or center of the edge। होलिस्टिकली अगर बात करूं, सेंटर यूनिट सेल वो यूनिट सेल होंगी जिसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ आपका सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे। क्यूब का सेंटर आपका, क्यूब का सेंटर आपका एज का भी हो सकता है, सेंटर आपका उसका क्यूब का भी हो सकता है, बॉडी सेंटर जिसको कहते हैं, और सेंटर आपका फेस का भी होता है जिसको फेस सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले ले लेते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब होता क्या है, क्यूब दिखता कैसा है, क्यूब में कितने कॉर्नर है, कितने फेस है, मतलब फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ द क्यूब। कौन कौन से फंडामेंटल्स हम क्यूब का यूज करेंगे ये अपने को समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम यहाँ पर एक भैया सुंदर सा क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज द क्यूब हियर। ओके, यस इट इज। और आपका ये हो गया, ये समझने की कोशिश करना। ऐसी इंफॉर्मेशन क्यूब की मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपको पता होगा, बहुत बच्चों को नहीं पता तो प्लीज उसको रिपीट कर लेना, रिवर्स कर लेना एक बार, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस वहां पर दे सको, आपको प्रॉब्लम ना आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ। एक बार टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें फिर उनको मैं लेके आ जाऊंगा। आई स्ट्रांगली इंस्पायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी। अभी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, तो आपको भी उसी को ध्यान में रखते हुए सारी की सारी चीज़ें करनी है। जितनी इन्फॉर्मेशन एग्जाम में मांगी जाएगी उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पता है तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपना आउटकम दे रहे हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है।
अदरवाइज फिर वो उसका गलत इम्पैक्ट आपके आने वाले क्वेश्चंस पे चला जाता है, ठीक है। तो उस चीज से भी हमको बचना है, ठीक है। ओके, समझो। देखो जब आप क्यूब की बात करते हो बेटा, तो क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स आपके होते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन क्यूब, क्यूब के अंदर आपके कॉर्नर होते हैं बेटा जी 8 कॉर्नर। कितने? 8। एक, मैं एक बार इस वाले पेन से लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के अंदर। बात आती है बेटा जी फेसेस की, नंबर ऑफ फेसेस, कितने फेस हैं, ठीक है। तो ये अपने रूम को आप देख सकते हो जहाँ आप बैठे हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, एक तो इधर वाला फेस हो गया, ये जो है मेरे राइट हैंड वाला, एक लेफ्ट हैंड वाला हो गया, ठीक है, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेसेस की अगर किसी भी क्यूब के अंदर आप बात करो, यहाँ से देख लो ये बना हुआ है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, समझ गए? क्लियर है? नंबर ऑफ फेसेस होंगे 6। किसी क्यूब के अंदर जो मैक्सिमम फेस होते हैं वो होते हैं आपके 6, ठीक है। दूसरी चीज, ये ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया। तीसरा है किसी भी क्यूब के अंदर एजेस कितने हो सकते हैं बेटा? नंबर ऑफ एजेस की अगर आप बात करें तो एजेस वो होते हैं आपके जो दो कॉर्नर्स को मिलाते हैं, दो कॉर्नर को मिलाने वाला, विच कनेक्ट टू कॉर्नर्स, जो दो कॉर्नर को मिलाता है, विच कनेक्ट टू कॉर्नर्स। कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे बेटा जी? आप देख सकते हो इजीली, एक, मतलब ऊपर वाले फेस को देखो तो आपको 4 एजेस दिख रहे होंगे, ऐसे ही आपके टोटल 12 एजेस हो सकते हैं, है ना। ऐसे यहाँ देखो ना स्ट्रक्चर में, भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 6 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया, ठीक है। 12 एजेस आर देयर। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स आपके, नंबर ऑफ क्यूब हो गए, नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन क्यूब आपके 8 हो गए हैं, नंबर ऑफ फेसेस 6 हो गए हैं, नंबर ऑफ एजेस आपके 12 हो गए हैं, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ फेस डायगोनल, तो बेटा ध्यान से समझना, एक फेस पे आपके 2 डायगोनल हो सकते हैं, ठीक है। एक फेस पे डायगोनल का मतलब है जो आपका कोई भी फेस अगर आप ले लेंगे तो उसको ये वाली जो लेंथ आपकी डायगोनल कहलाती है। तो ये दो एक फेस पे 2 फेस डायगोनल हो सकते हैं, तो टोटल फेसेस आपके 6 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स कितने हो सकते हैं? 12, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन भी एक बार जेई नीट पूछ लेता डायरेक्टली। और नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल की अगर मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा जी वो होते हैं 4। कैसे? एक बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करा, रेड पेन से बनाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करा, एक ये हो गया, इसका टॉप इसका बॉटम और इसका टॉप इसका बॉटम, है ना। इसका टॉप और इसका बॉटम, ये वाला जो है आपने ये जो लिया ये, तो दो तो ये हो गए। तो बेटा जी दो इधर से बन जाएंगे कि इसका टॉप और इसका बॉटम और इसका टॉप और इसका बॉटम, इस टाइप से, ठीक है। तो टोटल आपके 4 बॉडी डायगोनल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्यूब का कुछ फंडामेंटल्स है जो हमको पता होनी चाहिए। अब जो एटम्स आपके होते हैं, जैसे कि मैं प्रीवियस स्लाइड पर जाता हूँ, मैंने कहा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल आपकी वो यूनिट सेल होगी जिसमें जो एटम्स हैं आपके केवल प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? कॉर्नर्स पर, है ना। तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपका जो एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, जो एक क्यूब है यहाँ पर, तो एटम केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे। एक बना कर दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरीके से केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे टोटल 8 एटम्स आपके वहां पर हैं। अब जो एटम है कॉर्नर पे, ये कंप्लीटली एक यूनिट में सेल में नहीं होता, इट इज शेयर्ड बाय डिफरेंट यूनिट सेल, मैनी यूनिट सेल। और वो नंबर क्या होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको दे देता हूँ बेटा, ध्यान से समझना। इसी वाली स्लाइड में जो कॉर्नर वाला एटम होता है, कॉर्नर वाला एटम, इसमें आगे लिख देता हूँ, कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। कितनी यूनिट सेल से शेयर्ड होगा? 8 यूनिट सेल से शेयर्ड होता है। मतलब अगर ये क्यूब का कोई कोना है तो इस तरह से जो एक एटम होगा वो बेटा जी 8 यूनिट सेल से शेयर्ड होगा, 8, है ना। मतलब वो उस एटम का पार्ट 8 यूनिट सेल के अंदर जा रहा होगा, मतलब 1/8 पार्ट केवल हमारे डिजायर्ड यूनिट सेल के अंदर उसका आ रहा है, ठीक है। ये वाली बात होगी। अगर आप फेस की बात करेंगे, लेट्स सपोज दिस इज द फेस, यू कैन सी, ये जो फेस आपके साइड वाला है जो आपको दिख रहा होगा, अगर इस फेस पर कोई एटम है तो वो फेस वाला जो एटम होगा एक तो इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा होगा, एक उसके बगल वाले, ऊपर वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि फेस के सेंटर में एटम है। इधर देख, अगर कोई ये यूनिट सेल तुम्हारे पास है
तो बेटा अगर कोई एटम यहाँ बीच में है, इस फेस के बीच में है, तो या तो इसके अंदर आ रहा है या इसके ऊपर वाली के अंदर आ रहा है, तो केवल 2 यूनिट सेल से शेयर्ड होता है, ठीक है। जो आपके एटम्स एट द फेस सेंटर है ना, एटम एट फेस सेंटर इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। ये इसका शेयरिंग कितनी होती है, 2 यूनिट सेल। ये भी पूछा जाता है डायरेक्टली, ठीक है, ध्यान रखना आप। अगर बेटा जी आप एजेस की बात करोगे तो एज का जो एटम होता है वो 4 यूनिट सेल से शेयर्ड होता है, ठीक है, 4 यूनिट सेल से। एटम इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल। वो कितने यूनिट सेल से शेयर्ड होता है, 4 यूनिट सेल से, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम नंबर ऑफ एटम्स या टोटल कंट्रीब्यूशन या यू कैन से हम उसकी इफिशियंसी निकालते हैं किसी पर्टिकुलर सॉलिड की, ठीक है। तो इस इफिशियंसी को हम निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप इसी को शॉर्ट लेक्चर को इसको प्रिपेयर करो, एक बार अच्छे से पढ़ो। फिर प्रीवियस क्वेश्चन जब हम करेंगे किसका, अपना जो 12th क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम में जो आएगी, तब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अभी आपका ये है 1 बाय 1 आपको मतलब लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसको पढ़ने के बाद आपने प्रीवियस क्वेश्चन को साथ साथ देखते चले जाना है। आप किसी भी टीचर से पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चंस का थोड़ा सा टच देखेंगे, ठीक है। आईआईटी जेईई नीट के क्वेश्चंस नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय।